नमस्ते, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम बी ए फर्स्ट ईयर की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना जो नया चैप्टर था पोषक तत्व ये स्टार्ट कर लिया था और एक पोषक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पोषक तत्व क्या होते हैं, यानी कि वे रासायनिक पदार्थ जिनको ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर की जो क्रिया है वो सही तरीके से चलती है और हमारा जो स्वास्थ्य है वो उत्तम रहता है। वो तत्व कहलाते हैं पोषक तत्व। हम लोगों ने अलग अलग पोषक तत्व की बात की थी, नाम लिख लिए थे। उसमें से हमने एक पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम एक नया पोषक तत्व पढ़ेंगे। तो दूसरा हमारा जो पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन आप सब लोगों ने सुन चुका होगा कि प्रोटीन क्या होते हैं। तो प्रोटीन क्या तत्व होते हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी तो यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जब हमने कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना की बात की थी तो जो कार्बोहाइड्रेट थे वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। उसी तरह जब हम प्रोटीन की रासायनिक संरचना की बात करते हैं तो प्रोटीन में मिलकर बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। यानी कि इनमें और इसमें तीन तत्व बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन प्रोटीन को अलग कौन करता है? सिर्फ नाइट्रोजन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में फ़र्क किसका होता है? सिर्फ नाइट्रोजन के तत्व का। तो जब हम प्रोटीन के रासायनिक संरचना की बात करते हैं तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्व पाए जाते हैं। फिर जब हम प्रोटीन की आगे बात करते हैं तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन मिलकर बना होता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल सुना होगा आप लोगों ने। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन सी कहलाती है? अमीनो एसिड कहलाती है। अमीनो एसिड है प्रोटीन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, यानी कि सबसे छोटी इकाई। प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई कौन है? अमीनो एसिड। यानी कि जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन। और जब एक प्रोटीन को तोड़ दिया जाता है या फिर उसका जल अपघटन होता है, यानी कि जब प्रोटीन का जल अपघटन किया जाता है, जल अपघटन का अर्थ होता है जल अपघटन। जल का मतलब पानी, अपघटन का अर्थ होता है टूटना। यानी कि जब प्रोटीन को पानी के अंदर तोड़ा जाता है, यानी कि हम शक्कर को जैसे पानी में घोलते हैं तो शक्कर भी क्या होती है? टूट जाती है, घुलने लग जाती है। तो उससे हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं अपघटन, यानी कि उसका जल अपघटन हो रहा है, वह जल के अंदर टूट रहा है। उसी तरह जब हम प्रोटीन को जल में घोलते हैं यानी कि उसका जल अपघटन किया जाता है तो वो किस में टूटता है? वह अमीनो एसिड में टूटता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो प्रोटीन होता है यह छोटे छोटे यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन की जो सूक्ष्मतम इकाई कहलाती है वो कहलाती है अमीनो एसिड। फिर हम इस प्रोटीन की बात करते हैं आगे। तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए गए, यानी कि जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया था उसकी भौतिक संरचना के आधार पर, उसकी रासायनिक संरचना के आधार पर। भौतिक आधार पर हमने देखा था बाहर से, उसी तरह और रासायनिक को देखा था यानी कि उसके अंदर के गुणों के आधार पर। तो उसी तरह हम प्रोटीन को हमने तीन आधार में डिवाइड किया है। अब इसके ये आधार कौन कौन से हैं? तो जब प्रोटीन को हमने डिवाइड किया है तो इसके वर्गीकरण की बात करें तो प्रोटीन का जो वर्गीकरण होता है इसका जो पहला आधार लिया है हमने गुणवत्ता के आधार पर। अब गुणवत्ता के आधार पर, अब इस आधार पर प्रोटीन को किस तरीके से डिवाइड किया? तो जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो गुणवत्ता का अर्थ है कि हमने प्रोटीन को अमीनो एसिड की मात्रा के आधार पर डिवाइड किया, यानी कि बॉडी को जितने अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है, अमीनो अम्ल चाहिए, अगर वो सारे अमीनो अम्ल उस एक प्रोटीन में प्रेजेंट है या नहीं है, इस बेसिस पे हमने उसे क्या कहा? गुणवत्ता के आधार पर अमीनो अम्ल। तो अमीनो एसिड के वर्गीकरण का और हम कह सकते हैं प्रोटीन के वर्गीकरण का ये जो पहला टाइप है वो है गुणवत्ता के आधार पर। इसमें जो सबसे पहला टाइप है इसे हम कहते हैं पूर्ण प्रोटीन। अब पूर्ण प्रोटीन का मतलब है वह प्रोटीन जिसमें बॉडी के लिए आवश्यक सभी अमीनो अम्ल प्रेजेंट है, यानी कि शरीर के लिए आवश्यक
शरीर के लिए आवश्यक सभी अमीनो एसिड उपस्थित। अगर ऐसा प्रोटीन जिसमें बॉडी के लिए जितने भी अमीनो अम्ल चाहिए, मान लो 10 अमीनो अम्ल बॉडी में होने ही चाहिए, होते तो बहुत सारे लेकिन जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो 10 होते हैं। अगर वो 10 के 10 अमीनो अम्ल अगर उस प्रोटीन में प्रेजेंट है तो उस प्रोटीन को कहते हैं हम पूर्ण प्रोटीन। ठीक है। अब दूसरा टाइप है आंशिक प्रोटीन। अब आंशिक प्रोटीन का अर्थ है कि जितनी बॉडी के लिए आवश्यक है, मान लो हमने 10 माने थे, अगर 10 अमीनो अम्ल बॉडी के लिए ज़रूरी है, उस 10 में से अगर आधे प्रेजेंट है और आधे नहीं है, अगर ऐसे प्रोटीन को लेंगे हमारा काम एक बार तो चल जाएगा, है ना, क्योंकि हमें जितने चाहिए और सभी तो नहीं मिल रहे लेकिन आधे तो मिल रहे हैं। यानी कि ऐसे प्रोटीन जिसमें बॉडी के लिए आवश्यक कुछ अमीनो अम्ल प्रेजेंट होते हैं और कुछ एब्सेंट होते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कुछ अमीनो एसिड उपस्थित तथा कुछ अमीनो एसिड अनुपस्थित। यानी कि अगर हम ऐसे आंशिक प्रोटीन को लेंगे या फिर ऐसे प्रोटीन का यूज़ करेंगे तो हमारा काम एक बार चल सकता है। अब है तीसरा टाइप, इसे कहते हैं अपूर्ण प्रोटीन। अब अपूर्ण प्रोटीन का मतलब होता है कि बॉडी को जितने अमीनो अम्ल चाहिए वो एक भी प्रेजेंट नहीं है। यानी कि अगर सारे प्रेजेंट है तो पूर्ण प्रोटीन है, अगर आधे प्रेजेंट है आधे एब्सेंट है तो वो है आंशिक प्रोटीन, अगर सबके सब एब्सेंट है तो उसे कहते हैं हम लोग अपूर्ण प्रोटीन। तो इसमें हम लिखते हैं सभी अमीनो अम्ल अनुपस्थित। अगर हम ऐसे प्रोटीन का यूज़ करेंगे, यानी कि अगर हम अपूर्ण प्रोटीन का यूज़ करेंगे तो बॉडी को क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो खाना ले रहे हैं अगर उसमें जो शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन है ही नहीं तो अगर उसको खाओ मत खाओ कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि अपूर्ण प्रोटीन का इसके उपयोग से शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जब हम पूर्ण और आंशिक की बात करें, क्योंकि दोनों में अमीनो अम्ल प्रेजेंट है, इसमें भले कुछ प्रेजेंट है और इसमें सारे प्रेजेंट है, अगर हम ले रहे हैं इसको तो इसका तो शरीर पे प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वो प्रोटीन हमारी बॉडी को फ़ायदा देंगे। लेकिन इसमें तो सभी के सभी क्या है, एब्सेंट है। अगर ऐसे प्रोटीन का हम लोग यूज़ करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि अगर ऐसे प्रोटीन का यूज़ करने से शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि शरीर को कोई फ़ायदा नहीं है भले इसका यूज़ करे और ना करें। तो यानी कि अमीनो अम्ल की मात्रा के आधार पर, यानी कि अमीनो अम्ल कितने प्रेजेंट है उसके आधार पर हमने गुणवत्ता के आधार पर 3 प्रकार के प्रोटीन पढ़े। सबसे पहला पूर्ण प्रोटीन, फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा आंशिक प्रोटीन और फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा अपूर्ण प्रोटीन। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि प्रोटीन के वर्गीकरण का जो दूसरा टाइप है, पहला तो था गुणवत्ता के आधार पर और दूसरा है भौतिक और रासायनिक संरचना के आधार पर। यानी कि पहला हमने पढ़ा प्रोटीन यानी कि अमीनो अम्ल की मात्रा के आधार पर प्रोटीन, और दूसरा है भौतिक और रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन। अब इस आधार पर हमने माना है कि उनकी भौतिक और रासायनिक संरचना, रासायनिक का मतलब उसके अंदर के गुण। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो अमीनो अम्ल बने हैं, यानी कि जो प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनी है, अगर वो सिर्फ अमीनो अम्ल से मिलकर बनी है या अमीनो अम्ल के साथ में और भी कोई तत्व जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर हमने प्रोटीन को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला टाइप है साधारण प्रोटीन। और इस प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं साधारण प्रोटीन, ये सिर्फ और सिर्फ अमीनो अम्ल से मिलके बने होते हैं, यानी कि इनमें अमीनो अम्ल के अलावा और भी कोई कंपोनेंट नहीं होता है। तो इसमें हम लिखते हैं
केवल अमीनो अम्ल से बने, यानी कि जो साधारण प्रोटीन होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अमीनो अम्ल से मिलके बने होते हैं। अमीनो अम्ल के अलावा इनमें और कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है। अगर हम दूसरे प्रोटीन की बात करें, जो दूसरा टाइप है, उसे कहते हैं हम लोग संयुक्त प्रोटीन। क्या कहते हैं उसे? संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन नाम से पता चला, संयुक्त यानी कि साथ में। अब इसमें केवल अमीनो अम्ल तो होगा नहीं, तो इसमें अमीनो अम्ल के साथ और कोई दूसरा पोषक तत्व जुड़ा होता है। यानी कि जब अमीनो अम्ल के साथ में कोई अन्य पोषक तत्व जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं संयुक्त प्रोटीन। यानी कि अगर सिर्फ अमीनो अम्ल ना हो कि उसके साथ में कोई भी पोषक तत्व हो सकता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वसा हो सकती है, लिपिड हो सकता है, जल हो सकता है, यानी कि कोई भी दूसरा पोषक तत्व अगर प्रेजेंट है तो वो क्या बनाएगा? संयुक्त प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये जो प्रोटीन है हमारे संयुक्त प्रोटीन। और इसका जो तीसरा टाइप है उसे कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न का मतलब होता है अन्य से उत्पन्न किया गया। व्युत्पन्न का मतलब होता है अन्य से उत्पन्न। अब अन्य से उत्पन्न का क्या मतलब है? यानी कि जब साधारण प्रोटीन और संयुक्त प्रोटीन को मिलाकर कोई दूसरा प्रोटीन बनाया जाता है तो उसे कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। यानी कि अन्य से मिलके बना है, इसका खुद का कुछ नहीं है। थोड़ा संयुक्त से लिया, थोड़ा साधारण से लिया, फिर उन दोनों को मिला के जो तीसरा प्रोटीन बनाया गया उसे कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। साधारण और संयुक्त प्रोटीन साधारण और संयुक्त प्रोटीन से मिलकर बनाया गया प्रोटीन। तो प्रोटीन ये कहलाता है व्युत्पन्न प्रोटीन। तो हमने अमीनो अम्ल की क्वांटिटी यानी कि उसके आधार पर पढ़ लिया, पूर्ण, आंशिक और अपूर्ण। फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसकी भौतिक संरचना यानी ये किससे मिलके बने, सिर्फ अमीनो एसिड तो साधारण, अमीनो के साथ में अगर कोई अन्य पोषक तत्व है तो वो है संयुक्त प्रोटीन। अगर साधारण और संयुक्त मिला के कोई तीसरा बनाया है तो वो है व्युत्पन्न प्रोटीन। अगर हम तीसरा इसके टाइप की बात करें, जिसका तीसरा आधार है वर्गीकरण का, उसे कहते हैं प्राप्ति स्थान के आधार पर। प्राप्ति के आधार पर। अब प्राप्ति के आधार का मतलब है कि ये प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त हुए, यानी कि स्थान, या कह सकते हैं उत्पत्ति का स्थान। यानी कि हमें ये जो प्रोटीन है ये कहाँ से मिले, यानी कि अगर पेड़ पौधों से मिले या जानवरों से मिले, इस आधार पर हमने प्रोटीन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ये जो दो पार्ट्स हैं इसमें से एक को कहते हैं वनस्पति जगत। जो पहला है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत, वनस्पति कहते हैं पेड़ पौधों को। यानी कि वे प्रोटीन जो हमें किससे प्राप्त हुए, अगर पेड़ पौधों से अगर हमें कोई प्रोटीन प्राप्त हुआ है तो वो प्रोटीन कहलाते हैं वनस्पति जगत के प्रोटीन। और दूसरा टाइप है, अगर पेड़ पौधे आ गए तो जीव जंतु भी आएंगे, तो उसे कहते हैं प्राणी जगत। यानी कि जब कोई प्रोटीन हमें पेड़ पौधों के साथ साथ अगर जीव जंतु से प्राप्त हो रहा है तो उन प्रोटीन को कहते हैं प्राणी जगत के प्रोटीन। जीव जंतु से प्राप्त प्रोटीन। और जो जीव जंतु से प्रोटीन प्राप्त होते हैं ये पूर्ण प्रकार के होते हैं। और पूर्ण प्रकार के प्रोटीन क्या होते थे? पूर्ण प्रकार के प्रोटीन, पूर्ण प्रकार के प्रोटीन का मतलब है सभी अमीनो अम्ल प्रेजेंट। और ये जो वनस्पति जगत के होते हैं ये या तो आंशिक होते हैं,
आंशिक का मतलब कुछ प्रेजेंट होंगे और कुछ नहीं होते हैं, या फिर बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होते। यानी कि वनस्पति जगत जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं और ऐसे जो प्रोटीन होते हैं ये तो आंशिक भी होते हैं, यानी कि उनमें कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कुछ अमीनो अम्ल नहीं होते, और अपूर्ण मतलब प्रेजेंट ही नहीं होते। और वनस्पति प्राणी जगत के होते हैं, यानी कि जो प्रोटीन हमें जीव जंतुओं से, जानवरों से प्राप्त होते हैं। और ऐसे जो प्रोटीन होते हैं ये पूर्ण प्रकार के होते हैं, क्योंकि उनमें जितने भी बॉडी के लिए आवश्यक प्रोटीन है वो सभी प्रेजेंट होता है। अब इसके एग्जाम्पल आते हैं, जैसे मांस मच्छी वगैरह है, अंडा, यानी कि जो नॉनवेज चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना कि नॉनवेज में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि नॉनवेज में क्या होता है कि वनस्पति प्राणी जगत के प्रोटीन है और ये पूर्ण प्रकार के होते हैं, क्योंकि बॉडी को जितने भी अमीनो अम्ल चाहिए वो सारे प्रेजेंट पूर्ण प्रकार में होते हैं, इसलिए नॉनवेज में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और उसके बाद में जो प्रोटीन मिलते हैं, यानी कि जो आंशिक और अपूर्ण है, वो सभी वनस्पति जगत के अंतर्गत मिलते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा प्रोटीन का वर्गीकरण, यानी कि प्रोटीन को अलग अलग पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो हमने भौतिक और रासायनिक आधार की बात की, हमने इसकी उत्पत्ति का स्थान प्राप्त किया, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि इसकी गुणवत्ता के आधार पर, यानी कि प्रोटीन कितना प्रेजेंट, अमीनो अम्ल कितनी मात्रा में पाया गया है, इस आधार पर। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन के क्या गुण होते हैं। हम प्रोटीन के गुण की बात करें कि प्रोटीन की क्या क्वालिटीज़ होती है, तो इसमें देखते हैं कि ये जो प्रोटीन होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि पानी में इनको घोल सकते हैं। दूसरा गुण है इसका, कुछ प्रोटीन कोलोइडल, कुछ प्रोटीन कोलोइडल घोल बनाते हैं। अब कोलोइडल घोल क्या होता है? कोलोइडल घोल का मतलब होता है कि जब कुछ तत्व किसी भी पानी में अगर पूरी तरह से घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते, जैसे हम शक्कर को पानी में घोलते हैं तो कुछ शक्कर क्या होती है, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाती है, तो फिर भी नीचे क्या जमते हैं, शक्कर के कुछ ना कुछ छोटे छोटे कण रह जाते हैं, जो क्या होते हैं, बिल्कुल नहीं घुलते, तो उसे क्या कहते हैं, उस घोल को कोलोइडल घोल कहते हैं। यानी कि जब हमने एक अमाउंट उसमें मिलाया है तो वो एक अमाउंट मिलाने के बाद कुछ तो उसके पार्ट्स घुल जाते हैं और कुछ वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। तो फिर ये जो ऐसा घोल कहलाता है कोलोइडल प्रोटीन, कोलोइडल घोल, इसे कहते हैं हम कुछ अणु घुल जाते हैं तथा कुछ अणु अघुलनशील, यानी कि कुछ प्रोटीन तो जल में पूरी तरह से डिजॉल्व होते हैं, कुछ घुल तो जाते हैं लेकिन कोलोइडल घोल बनाते हैं, यानी कि उनका कुछ पार्ट्स घुल जाएगा और कुछ वैसे का वैसे पड़ा रहता है। अब इसके तीसरे गुण की बात करें, ये जो प्रोटीन होता है, ये जो प्रोटीन गर्म करने पर गाढ़े रूप में जम जाते हैं, यानी कि अगर प्रोटीन को हम गर्म करते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते, जैसे जेली हो जाती है, एकदम गाढ़े फॉर्म में जमने लग जाती है। यानी कि इसका जो अगला गुण है वो है गर्म करने पर गाढ़ा भी कह सकते हैं, जैसे थक्का सुना होता है, ब्लड क्लॉट होता है, जैसे खून जमने लग जाता है, उसी तरह गर्म करने पर गाढ़े थक्के के रूप में जम जाते हैं। कौन? प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं। प्रोटीन, कुछ प्रोटीन तो कोलोइडल घोल बनाते हैं, यानी कि कुछ तो अणु घुल जाते हैं और कुछ अघुलनशील होते हैं, और कुछ प्रोटीन है जो गर्म करने पर थक्के के रूप में जमने लग जाते हैं। तो ये क्या थे, प्रोटीन के गुण थे कि प्रोटीन किस टाइप की होती है। अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन हमारे बॉडी में काम क्या करती है, तो हम आगे पढ़ते हैं कि प्रोटीन के कार्य क्या क्या हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रोवाइड करता है, स्वास्थ्य को उत्तम रखता है,
और वो लीवर को भी स्वस्थ रखता है। बॉडी में जो केमिकल्स बन जाते हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, उनको क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है। तो उसी तरह प्रोटीन के भी कुछ ना कुछ कार्य होंगे। तो सबसे पहला कार्य होता है प्रोटीन का, उसे हम कहते हैं शारीरिक वृद्धि और विकास में। प्रोटीन का प्रयोग करने से हमारी शारीरिक वृद्धि होती है और हमारा जो विकास है वो बहुत तेजी से होने लगता है। इसका जो दूसरा कार्य है वो कहते हैं ऊर्जा प्रदान करना। अगर एक प्रोटीन है, यानी कि खाने के साथ हम प्रोटीन ले रहे हैं, तो हमें क्या होगा, हमारी एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि कुछ भी खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें क्या मिलता है, तुरंत एनर्जी मिल जाती है। और वो एनर्जी उसमें किस वजह से मिली, उसमें जितने भी पोषक तत्व प्रेजेंट है उस वजह से मिल रही है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, इन सभी से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इन सभी में जो कार्य का सबसे पहला पॉइंट आएगा, उसमें एक ये लिखना ही है कि सबसे हमें ऊर्जा मिलती है। अब तीसरा जो कार्य है जो प्रोटीन करता है, वो कहते हैं ये हमारे शरीर के जितने भी कार्य होते हैं उनको काम करने में मदद करता है। यानी कि शरीर की जितनी भी इंटरनल क्रियाएं होती हैं, शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती है उनको सही रूप से संचालित करता है। यानी कि प्रोटीन क्या करता है, शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको सही तरीके से संचालित करता है, यानी काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये जो प्रोटीन होता है, हमारी बॉडी से हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स का स्त्रावण करता है, यानी कि सिक्रेशन करना। विटामिन को प्रभावित करता है। तो ये सभी क्या है, प्रोटीन के कार्य है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि और विकास में मदद करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, शरीर की जो क्रियाएं होती है उनको सही तरीके से संचालित करता है, और हमने बात की हार्मोन का स्रावण करता है और विटामिन को भी प्रभावित करता है। तो ये हमने देखे प्रोटीन के टाइप्स या फिर प्रोटीन के कार्य हम लोगों ने देख लिए। फिर हम आगे बात करते हैं, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, से होने वाले रोग। अब प्रोटीन की कमी से जो सबसे पहला रोग होता है क्वाशियोकोर। हम लोग पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। क्वाशियोकोर में क्या होता है, सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है, केवल प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। यानी कि अगर बॉडी में सिर्फ प्रोटीन की कमी हो रही है तो वह रोग होता है क्वाशियोकोर। यह होता है 1 से 4 साल के बच्चों पे, 1 से 4 साल के बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी हो रही है तो प्रोटीन की कमी को कम करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, दालें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल में होता है, अनाज में, और जितना भी नॉनवेज फूड होता है उन सभी में। यानी कि अगर सिर्फ प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए हमें इन सभी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दूसरा रोग है मेलामस। मेलामस में होता है कि प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी भी की कमी हो जाती है। कैलोरी यानी कि ऊर्जा। प्रोटीन के साथ साथ अगर कैलोरी की कमी हो जाती है
तो वह रोग कहलाता है मैरामस। और यह रोग भी 2 से 4 साल के बच्चों में होता है। यानी कि ये दोनों रोग है प्रोटीन की कमी से सिर्फ बच्चों में होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़े प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, ये 2 रोग ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वाशियोकोर और मैरामस। तो हमारा ये जो प्रोटीन वाला पार्ट था पोषक तत्व में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारा, और आज हमारा प्रोटीन भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले पोषक तत्व के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।